गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे और अपने स्टडी जारी रखे होंगे। हम लोग आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो कि विभिन्न देशों के एक जनसंख्या विकास की जो प्रवृत्ति रही है या समय के साथ जनसंख्या में कैसे किस ढंग से परिवर्तन आया है, इसका एक सामान्य जानकारी इसमें मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि कितने चरण में या कौन कौन से टॉप पॉइंट के अंतर्गत इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट में जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे या देखेंगे कि जनसंख्या संक्रमण होता क्या है। ठीक है, जनसंख्या संक्रमण होता क्या है या ये सिद्धांत को प्रतिपादन किस लिए किया गया। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण रहा। इसके बाद से इसका उद्देश्य देखेंगे कि इस जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। इसके बाद जनसंख्या के आधार, ये सिद्धांत का आधार देखेंगे किस आधारों पर जनसंख्या का प्रतिपादन किया गया है। उसके बाद से इसके चरण देखेंगे कि कितने चरण में जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है कितने चरण में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, और लास्ट में इसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट होंगे, कुछ इसके निगेटिव पॉइंट होंगे। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ जैसे हम लोग के एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं उसके प्रवृत्तियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या संक्रमण होता क्या है। जनसंख्या संक्रमण, या इसको ट्रांजिशन कह सकते हैं, परिवर्तन भी कह सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या संक्रमण से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी देश की जनसंख्या समय के साथ किस ढंग से परिवर्तन हुआ है, अर्थात इसमें वृद्धि दर क्या रही है, जन्म दर क्या रहा है, मृत्यु दर किस ढंग हुआ है। इसके जन्म दर और मृत्यु दर के दोनों सम्मिलित प्रभाव से जनसंख्या में किस प्रकार की प्रवृत्ति है, मतलब बढ़ने की प्रवृत्ति है, घटने की प्रवृत्ति है, या अस्थायी है या किस ढंग से। ठीक है, तो इसको जनसंख्या संक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है, तो 1945 में नोटेस्टीन और थॉमसन नाम के दो विद्वान थे। नोटेस्टीन व थॉमसन के दो विद्वान थे, इन्हीं के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ये सिद्धांत मुख्य रूप से जो पश्चिमी यूरोपीय देश है उसके जनसंख्या के और डेमोग्राफी के आधार पर, अर्थात पिछले जिस समय ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वो 1945 में, इसके पिछले 200 साल बाद के जो जनसंख्या प्रवृत्तियाँ रहा है उसके आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, तो सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया है कब, ये पश्चिमी यूरोपीय देशों के आधार पर, देशों की जनसंख्या प्रवृत्ति के आधार पर है। जनसंख्या प्रवृत्ति के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के द्वारा उस किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक स्थिति भी जानकारी मिल सकता है। सामाजिक आर्थिक व तकनीकी जानकारी भी, तकनीकी या प्रौद्योगिकी कह लीजिए, इसके द्वारा मिलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक इससे एक किसी भी देश की एक जनसंख्या के बारे में सामान्य जानकारी भी वहाँ से प्राप्त किया जा सकते हैं इस सिद्धांत के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का मुख्य उद्देश्य रहा है कि जनसंख्या की प्रवृत्तियों के बारे में जानना, अर्थात जनसंख्या किस ढंग से वृद्धि हो रही है या समय के साथ किस ढंग से परिवर्तन इसमें आ रहा है। ठीक है, और कितनी स्टेज में है, स्टेज मतलब कि उसमें जो प्रवृत्ति आएगी तो एक जैसे विकसित देश का होता है, विकासशील देश का होता है, तो दोनों में अलग अलग परिवर्तन होता है। सभी देशों का अलग अलग किस ढंग से इसमें परिवर्तन आता है, इसके बारे में इसको डिस्कस करना था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत का आधार क्या रहा है। ठीक है, इस सिद्धांत का आधार इस सिद्धांत का मुख्य आधार रहा है कि जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर के भी आधारित, उसी के आधार पर जनसंख्या के जो प्रवृत्तियों के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, जन्म दर व मृत्यु दर पर
ठीक है। ये देखा गया है कि किसी देश का जन्म दर कितना है, जन्म का दर या जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है, दोनों पे आधार पे जनसंख्या में किस ढंग से परिवर्तन आ रहा है और वो कितने समय में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, ये भी देखना है कि कितने समय में, कि कितना जन्म दर वृद्धि हो रहा है तो कितने देर तक वृद्धि हो रहा है, कम हो रहा है तो कब कम हो रहा है। ठीक है, इसके आधार पर इसका परिवर्तन मतलब इसको देखना था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चरण की बात करते हैं कि जनसंख्या जो संक्रमण सिद्धांत है इसके कितने चरण में बांटा गया है। तो यदि चरण के बात की जाए, चरण मतलब कि स्टेज। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्टेज बोलते हैं। तो इसको चरण की बात की जाए तो विद्वानों में अलग अलग भिन्नता है। अलग अलग भिन्नता है मतलब कि जो जिस समय ये प्रतिपादन किया गया था, अर्थात जो नोटेस्टीन थे वो थॉमसन, इन्होंने 3 चरण की बात किए थे। ठीक है, जब जिस समय सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था, अर्थात नोटेस्टीन और थॉमसन 3 चरण की बात किए थे, जबकि ट्रिवार्था एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी विद्वान है, इन्होंने 4 चरण की बात की है। ठीक है, 4 चरण के बारे में डिस्कस किया है। और एक विद्वान है बेकर, ठीक है, एवं पीटर कॉक्स। पीटर कॉक्स हैं, इन्होंने 5 चरण की बात की है। ठीक है, बेटर और पीटर कॉक्स दोनों अलग अलग विद्वान हैं, इन्होंने 5 चरण की बात की है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को 5 चरण में किसने बांटा है या प्रतिपादित किया। ठीक है, तो बेकर और पीटर कॉक्स। ठीक है, तो लेकिन ये तो अलग अलग चरण में बांटा गया है, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5 बांटा है, लेकिन जो ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वो 4 चरण की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो 4 चरण माना गया, तो हम लोग भी 4 चरण के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब अब हम लोग देखते हैं कि इसके चरण के बारे में कितने चरण में बांटा गया है। तो ये 4 चरण में बांटा गया है इसको। ठीक है, जो पहला चरण है, पहला चरण को उच्च अस्थायी अवस्था बोलते हैं। या इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाई स्टेशनरी स्टेज। ठीक है, और दूसरा जो चरण है ये है प्रारंभिक वर्धमान अवस्था। ठीक है, प्रारंभिक वर्धमान अवस्था मतलब कि अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। ठीक है, प्रारंभिक वर्धमान अवस्था। और जो तीसरा अवस्था है वो है लेट या उत्तर वर्धमान अवस्था। ठीक है, इसको कहते हैं लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कई बार चरण के रूप में पूछा जाता है, ये क्रम दे देगा, क्रम पूछने के पूछेगा। ठीक है, और चौथा है निम्न अस्थायी अवस्था। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर स्टेशनरी स्टेज। ठीक है, ये 4 स्टेज में इसको डिवीजन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं, एक एक चरण को देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही है। जो उच्च अस्थायी अवस्था है, ये इस अवस्था में क्या हुआ है, इस अवस्था ये काफ़ी, ये सबसे पहला चरण है ये। इस चरण में काफ़ी ये जो विकासशील देश थे इसमें काफ़ी उच्च जन्म दर काफ़ी ऊंचा था और मृत्यु दर भी काफ़ी ऊंची थी।
क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा काफ़ी कम था, उस समय तकनीकी विकास कम था, प्रौद्योगिकी का भी विकास नहीं हुआ था, हॉस्पिटल वगैरह काफ़ी कम है, शिक्षा का भी व्यवस्था कम था, इसलिए जागरूकता काफ़ी कम थी। तो इसलिए जो जन्म दर होता था काफ़ी ज़्यादा होता था, जो मानव थे उसका प्रवृत्ति था अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना, प्रवृत्ति भी था। और दूसरा चीज़ ये था कि उस समय कोई भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए या फिर जनसंख्या नियोजन के लिए कोई भी कृत्रिम साधन उसको उपलब्ध नहीं था। तो इस वजह से जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। और डेथ रेट भी ज़्यादा थी, इसलिए क्योंकि कोई भी बीमारी होती थी, अकाल मृत्यु काफ़ी हो जाती थी, बीमारी थी या जो महामारी थी काफ़ी फैल जाती थी, तो उसके रोकने के लिए कोई भी स्वास्थ्य सुविधा था नहीं, इस वजह से मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको चरण के माध्यम से देखते हैं कि एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, जिसमें इधर दिया गया है समय दिया गया है, समय नहीं बर्थ रेट या डेथ रेट, जन्म दर या मृत्यु दर दिया गया है इस पर, और इधर समय दिया गया है, जिसको स्टेज में 4 स्टेज में बांटा गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ स्टेज है, ठीक है। ये 4 चरण में बांटा गया है। इसको हम लोग देखते हैं कि किस ढंग से जन्म दर और मृत्यु दर रहा है। तो शुरुआत में जो जन्म दर रहा है काफ़ी ज़्यादा रहा है, ठीक है। जन्म दर लगभग 30 से 40 के बीच में रहा है, और ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा इसमें हुआ है, ठीक है। और मृत्यु दर भी उसी तरह से था, मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा ही थी, लेकिन ये मृत्यु दर लगभग इसके अपेक्षा ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती थी, ठीक है। जो जन्म दर था काफ़ी फ्लक्चुएट करता था, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन मृत्यु दर में लगभग अस्थायित्व था, ठीक है। तो ये रहा उच्च अस्थायी स्टेशन या हाई स्टेशनरी स्टेज, ठीक है। इसमें जो जन्म दर था लगभग 45 प्रति हज़ार के था, ठीक है, जनसंख्या पर, मतलब कि 1000 जनसंख्या पर 40 या 45 बच्चे होते थे, ठीक है। तो ये जन्म दर था। मृत्यु दर भी लगभग इतनी ही थी, 25 से 30 के बीच में मृत्यु दर भी थी, ठीक है, इस स्टेज में। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, ये सेकेंड चरण देखते हैं, जिसको कहा जाता है प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, या इसको बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अब इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जो देश है विकसित किया, तकनीकी धीरे धीरे विकास हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएँ भी धीरे धीरे विकास हुआ। इसके कारण क्या हुआ, जन्म दर तो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि धीरे धीरे, ठीक है, जन्म दर कम होने लगा, लेकिन मृत्यु दर भी दोनों में कमी आई, ठीक है, दोनों में कमी आई, लेकिन जन्म दर में ज़्यादा कमी नहीं आई, मृत्यु दर में काफ़ी ज़्यादा कमी आई, ठीक है। जन्म दर लगभग वही बना रहा, थोड़ा सा कमी आई, ठीक है, जन्म दर में लगभग कमी आई, लेकिन मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ये जन्म दर है, ठीक है। और ये है तो मृत्यु दर है, ठीक है। ये 2 लाइन से दिखाया गया है, जिसको एक जन्म दर से और मृत्यु दर से। तो यहाँ पे हम सेकेंड स्टेज में हम लोग देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा काफ़ी बढ़ गया है, तो जन्म दर तो अभी नियंत्रण उस पर नहीं है, लेकिन मृत्यु दर पे काफ़ी नियंत्रण हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे दवाइयों का भी विकास हो चुका है, हॉस्पिटल का भी कुछ विकास हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ पर्यावरण भी काफ़ी अनुकूल हो गया है, ठीक है, पर्यावरण को भी अनुकूल हो गया, इस वजह से मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है, जबकि जन्म दर लगभग वही रहा है या थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, तो ये इसको बोलते हैं प्रारंभिक वर्धमान अवस्था बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जन्म दर था लगभग कितना था, 36 के आसपास था, ये 36 है, मतलब कि 1000 जनसंख्या पे 36 बच्चे होते थे, ठीक है। और जबकि जो डेथ रेट था काफ़ी ये कम हो गया था, ठीक है। और ये जो समाज था लगभग कृषक समाज था ये, ठीक है, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, तो अनपढ़ ज़्यादा लोग थे, इस वजह से ये लगभग ये जो समाज था कृषक समाज था। धीरे धीरे इसमें विकास हुआ, धीरे धीरे इसमें शिक्षा का भी प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है। तो इसमें पोषण भी सुविधाएँ, खाने पीने की भी चीज़ सही ढंग से मिलने लगे, साफ़ सुथरा से लोग खाते पीते थे, तो इसलिए बीमारियाँ भी कम होती थी, सफाई का व्यवस्था हो गया था, हॉस्पिटल का ही व्यवस्था था, तो इसलिए मृत्यु दर कम हो गई थी। अब चूँकि मृत्यु दर कम हुई थी और जन्म दर भी उतना था, तो जनसंख्या क्या होगा, काफ़ी विस्फोटक गति से बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे मृत्यु दर भी उतना ही थी और लगभग जन्म दर भी उतना ही था, तो ये कैसे हो रहा था, इसका जो जनसंख्या का विकास था बहुत तीव्र नहीं था, ठीक है।
धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही थी, ठीक है, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन जब सेकेंड स्टेज में आई तो क्या हुआ, काफ़ी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई, ठीक है, इतना तीव्र गति से, विस्फोटक गति से कहिए, काफ़ी तीव्र गति से जनसंख्या में, क्योंकि जन्म दर लगभग वही रहा, मृत्यु दर में काफ़ी कमी आ गई थी, इसलिए जनसंख्या काफ़ी तीव्र हुई। तो इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको इस स्टेज को बोलते हैं विस्फोटक स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो सेकेंड स्टेज है इसी को विस्फोटक स्टेज भी बोलते हैं, या विस्फोटक अवस्था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि विस्फोटक अवस्था किस स्टेज में होता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि सेकेंड स्टेज में या प्रारंभिक वर्तमान अवस्था में विस्फोटक अवस्था होता है, ठीक है। ये इस टाइप का जो इसके बारे में भी बता सकते हैं कि ये राजनीतिक विकास भी इसमें धीरे धीरे होने लगा था, अस्थायित्व जनसंख्या में अस्थायित्व की भावना आई थी समाज में भी, ठीक है। युद्ध की प्रवृत्तियाँ भी इस स्टेज में काफ़ी कम हो गया था, ठीक है। ये लगभग इसमें विकासशील देश धीरे धीरे अब विकसित देश होना शुरू हुए थे, ठीक है। ज़्यादातर इसमें विकासशील देश ही शामिल हैं, ठीक है। ये तो ये एक तरह से कहिए कि जो फर्स्ट स्टेज था अविकसित ही था, ठीक है, विकासशील नहीं था, लेकिन थोड़ा सा विकासशील के स्टेज में था ये, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा स्टेज, जबकि उत्तर वर्तमान अवस्था कहा जाता है। उत्तर वर्तमान अवस्था मतलब कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका है, शिक्षा की भी विकास हो चुका है, और इसके साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी ज़्यादा विकसित हुई है, प्रौद्योगिकी और तकनीकी भी काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका है। तो इस वजह से क्या हुआ, जनसंख्या में धीरे धीरे विकास होने की वजह से शिक्षा का प्रवृत्ति भी ज़्यादा हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में जो जनसंख्या कम करने की प्रवृत्ति अर्थात बच्चे पैदा करने का जो प्रवृत्ति है वो कम हुई, और इसके साथ साथ कई भी हॉस्पिटल में सुविधाएं भी ज़्यादा विकसित हो चुकी थी। कृत्रिम सुविधा जो परिवार नियोजन के लिए कृत्रिम जो व्यवस्था है उसका भी विकास हो चुका था, इसलिए जनसंख्या लगभग धीरे धीरे स्थिर हो चुकी थी, ठीक है। तो इसमें ये जन्मदर, इसमें भी कमी आई थी, जन्मदर भी ज़्यादा कमी आ गई थी इसमें, ठीक है। और जन्मदर जब कमी आएगा और मृत्यु दर लगभग भी कमी आएगा तो जनसंख्या कैसा होगा, लगभग वो भी अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनसंख्या में धीरे धीरे धीमी गति से बढ़ रही थी जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या धीरे धीरे यहाँ से एक स्टेज के रूप में देखा जाए तो ये धीरे धीरे जनसंख्या यहाँ बढ़ा है, जबकि यहाँ पे ये जन्म दर है काफ़ी तीव्र गति से कम ही हुआ है, ठीक है। जनसंख्या इसमें थर्ड स्टेज में जन्म दर तीव्र कमी आई है, ठीक है, तीव्रता से कमी है। मृत्यु दर लगभग स्थिर है लगभग, ठीक है। इस वजह से जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या भी लगभग स्थिर हुआ है, ठीक है। ये रहा तीसरे स्टेज में, ठीक है, जिसको बोला जाता है उत्तर वर्तमान अवस्था बोला जाता है, ठीक है। जन्म दर लगभग यहाँ पे 20 के आसपास है, मतलब कि 1000 लोगों के बीच में 20 जनसंख्या मैंने पैदा हो रहा है, ठीक है। इस समय जैसे कि जानते हैं कि परिवार नियोजन का भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था इस अवस्था में, ठीक है। अब इसके बाद आता है चौथा स्टेज। चौथा स्टेज में क्या होगा, ये पूरी तरह से एक तरह से विकसित देशों में ही ऐसा होता है। विकसित देशों में जहाँ पे जनसंख्या की बिल्कुल ही कम करने के पक्ष में लोग हो जाते हैं, और जन्म दर भी काफ़ी कम हो जाता है, मृत्यु दर भी काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो जन्म दर है काफ़ी उतराव चढ़ाव इसमें होता है, जबकि मृत्यु दर लगभग स्थिर रहती है, ठीक है। इस प्रकार की प्रवृत्ति आती है, इसलिए जनसंख्या भी लगभग बहुत धीमी गति से बढ़ती है, ठीक है। इस प्रकार की इसमें प्रवृत्ति देखने को मिलती है चौथे स्टेज में, ठीक है। ये लगभग विकसित देश ही ऐसे हैं। इसमें काफ़ी ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश हैं, पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, इसके बाद से अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया भी इसी स्टेज में है, ठीक है। जापान भी
जापान अभी सेकेंड स्टेज में है, ठीक है। और जो चाइना है और भारत, चीन और भारत लगभग इसके उत्तर वर्तमान अवस्था के शुरुआती स्टेज में है, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत की स्थिति है जनसंख्या संक्रमण के किस अवस्था में है, तो भारत लगभग यहाँ पे है, ठीक है, इसी स्टेज में है कि जिस समय जन्म दर भी धीरे धीरे कमी की प्रवृत्ति, अभी तो जन्म दर उच्च है लेकिन कमी की प्रवृत्ति हो रही है, ठीक है, प्रवृत्ति ने धीरे धीरे कम हो रही है और मृत्यु दर भी लगभग कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है मृत्यु दर, ठीक है। तो ये उत्तर वर्तमान अवस्था के प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक है। इसमें भी जैसे ये इतना दूर तक है, ये भी एक ध्यान में रखना चीज़ होगा कि जो अवस्थाएं हैं काफ़ी अवस्था में भी अंतर है, समय में भी अंतर है। जो उच्च अस्थायी अवस्था है ये काफ़ी कम समय के लिए है, ठीक है, और जो प्रारंभिक वर्तमान अवस्था है काफ़ी थोड़ा सा इसके अपेक्षा काफ़ी बड़ा है, ठीक है। दोनों समय में अंतर आता जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा कि किस देश में जो कृषक उच्च अस्थायी समय है ये कितने समय तक के लिए है और प्रारंभिक वर्तमान अवस्थाएं कितने समय के लिए हैं, सभी देश के लिए ये अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे कि निम्न अस्थायी में देखें कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है, ठीक है, दोनों कम है, ठीक है। इस वजह से कई देश ऐसे हैं जो विकसित देश ऐसे हैं कि कई जगह वहाँ पे जनसंख्या कमी की भी प्रवृत्ति आ रही है, ठीक है। जन्म दर इतना ज़्यादा कम हो गया है या शून्य के बराबर ही हो गया है, ठीक है, और मृत्यु दर लगभग स्थिर है, तो क्या हुआ, जनसंख्या लगभग नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ मतलब कि जैसे ये जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे बल्कि जनसंख्या में वृद्धि कम, जैसे जर्मनी है चाहे और कई देश हैं उसमें जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटने लगी है, ठीक है। तो ये रहा इससे संबंधित जनसंख्या के संक्रमण से संबंधित जो स्टेज था इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में, इसका मूल्यांकन करते हैं कि किस ढंग से इसका प्रवृत्ति रहा है या क्या इसका पॉजिटिव पॉइंट रहा है या क्या इसका निगेटिव पॉइंट रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका मूल्यांकन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो सिद्धांत बनाया गया है ये विकसित देशों पे ही आधारित है, इसलिए विकसित पे आधारित है तो क्या ये विकासशील देशों पर काम करेगा। विकासशील देश को जो जनसंख्या बढ़ने की प्रवृत्ति होती है अलग होती है, तो इसके आधार पर भी एक आलोचना किया जाता है इसका कि ये विकसित देश के आंकड़े पर आधारित था, ठीक है, इस पर आधारित है। इस वजह से विकासशील देश में ये नहीं लागू हो पा रहा है, ठीक है, सही ढंग से इस पर लागू नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और जो जनसंख्या के दूसरा है जनसंख्या परिवर्तन का जो दर है सभी देशों में लगभग अलग अलग होता है। जैसे कि अभी हम स्टेज के बारे में बात कर रहे थे कि कोई देश जो उच्च अस्थायी अवस्था में काफ़ी ज़्यादा दिन तक रहा है, कोई देश है कि तुरंत कृषक समाज से तुरंत ये फर्स्ट स्टेज से थर्ड स्टेज में भी आ गया है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये इसको परिवर्तन दर भिन्न भिन्न रहा है, इस आधार पर भी इसका आलोचना किया जाता है। और तीसरा आलोचना किया जाता है चूँकि ये विकसित देशों पर आधारित है इसलिए विकासशील देशों में विकासशील देश के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, विकासशील देश के लिए ये उपयुक्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि कई देश ऐसे हैं कि स्टेज से कई देश ऐसे हैं जो फर्स्ट स्टेज से डायरेक्ट थर्ड स्टेज में पहुंच गए हैं। ये कहने का तात्पर्य है कि ये इस जो चैन है या स्टेज है इस सभी स्टेज से नहीं गुजर के डायरेक्ट दूसरे स्टेज में भी आ चुके हैं, ठीक है। इसमें पूर्वी यूरोप देश ज़्यादा हैं, ठीक है, पूर्वी यूरोप के देश जो लगभग 19वीं शताब्दी में
19वीं सदी में इसमें थे, फर्स्ट स्टेज में थे, जबकि 1940 में ही ये थर्ड स्टेज में आ गए। ठीक है, इतना तीव्र गति से वृद्धि किया कि डायरेक्ट थर्ड स्टेज में आ गए। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इस संकल्पना को, ये तो रहा इसका नेगेटिव पॉइंट, लेकिन इसके बाद भी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। ठीक है, इसमें पॉजिटिव पॉइंट अभी देखते हैं। कई पॉजिटिव पॉइंट इसमें ऐसे हैं कि अभी इसको भी पढ़ा जाता है। ठीक है, ये एक किसी देश के लिए एक जनसंख्या संबंधित सामान्य जानकारी प्रस्तुत करता है। ठीक है, एक सामान्य जानकारी मिलता है। दूसरा है कि किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक स्थिति जान सकते हैं, वो प्रौद्योगिकी के बारे में भी जानना जा सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरा इसका फायदा ये है कि जनसंख्या के जो संरचना है, जनसंख्या संबंधित जो अन्य जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी इसके बारे में जनसंख्या मिल जाता है। ठीक है, जैसे जनसंख्या संरचना के बारे में पता चलता है। संरचना मतलब कि किस स्टेज में है, तो इसलिए पता चल जाएगा कि उसमें प्रवृत्ति कैसे है, मतलब कि ज़्यादा वृद्ध हैं या ज़्यादा बच्चे हैं या फिर ज़्यादा युवा हैं। ठीक है, इसके बारे में पता चल सकता है। इसके बाद से जो सामाजिक आर्थिक संरचना भी पता चल जाएगा। इसके साथ साथ निर्भरता अनुपात भी इससे पता चलता है। अर्थात जिस देश में युवा कम होंगे, युवा की अपेक्षा वृद्ध ज़्यादा होंगे और बच्चे ज़्यादा होंगे, तो वो निर्भरता अनुपात उसमें ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ साथ जीवन प्रत्यांशा भी इससे पता चलता है। ठीक है, जीवन प्रत्यांशा भी इससे पता चल जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी इसके द्वारा पता चलता है। ठीक है, तो इस आधार को इसको देखा जा रहा है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को पढ़ा जाता है। तो ये रहा पूरा सिद्धांत, इसका पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट और इसका प्रासंगिकता। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक नहीं देते हैं। जब प्रश्नों की व्याख्या है वो अगले पार्ट में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम इसमें समय कम है, इसलिए इसके अगले पार्ट में हम इसे क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सॉरी, इसमें थोड़ा सा टाइम है, एक आध मिनट इसको देख लेते हैं क्वेश्चन की प्रवृत्ति कैसी रही है इसको। ठीक है, क्वेश्चन की प्रवृत्ति के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन तो एक तो पूछा जाता है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन नोटेस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ग्राफ के माध्यम से, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ग्राफ दे दिया गया है और पूछा एक लाइन के बारे में पूछा गया है कि ये लाइन किस रेखा को दर्शा रहा है, मतलब किस, इसका लाइन का क्या नाम है। ठीक है, ये दिया गया था। इसका जिसे कहते हैं, इसमें कुल जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या की ये लाइन दर्शा रही है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कई दे दिया गया था कि ये जन्म दर दर्शा रहा है, मृत्यु दर दर्शा रहा है, या फिर कुल जनसंख्या दर्शा रहा है, या फिर वृद्धि दर दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये क्या दर्शा रहा है, ये लाइन कुल जनसंख्या, सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था वो इसका स्टेज के बारे में पूछा गया था कि ये जो क्रम है स्टेज का वो किस क्रम में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उच्च स्थायी, प्रारंभिक वर्धमान, उत्तर वर्धमान और निम्न वर्धमान। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। और जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था वो डायरेक्ट पूछा गया था कि जनसंख्या संक्रमण के जो अंतिम चरण में कौन कौन सा देश है। 3-4 देशों का नाम दे दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि कौन कौन सा देश है, जिसमें दिया गया था जापान, भारत, मिस्र और जमैका। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग बता सकते हैं कि तृतीय चरण में कौन देश हो सकता है, जापान होगा। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। और जो क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन होते हैं कि
स्टेटमेंट के रूप में भी आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के भी रूप में कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या संक्रमण का वह मॉडल है न, जनसंख्या संक्रमण किस मॉडल का है। उसमें 3-4 स्टेटमेंट दिया गया था। जो पहला स्टेटमेंट था उसमें लिखा गया था कि जो जन्म दर और मृत्यु दर के स्तरों का विकास का वर्णन करता है। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर के स्तरों का विकास का वर्णन करता है, पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट था कि जो विकसित देशों के विशेष संदर्भ में विकसित किया गया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या था, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो कि विकसित देशों के संदर्भ में विकसित किया गया था। तो सही है कि नहीं। और तीसरा जो स्टेटमेंट था, लिखा गया कि जो जनसंख्या वृद्धि के विश्वव्यापी मॉडल के रूप में व्याख्या करता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट था ये था कि ये मॉडल है पूरा विश्व के जनसंख्या जो वृद्धि दर है उसके बारे में व्याख्या करता है। ठीक है, और जो चौथा स्टेटमेंट था कि जो प्रक्रम अत्यंत रीतिबद्ध प्रवास्थाओं को सूचित करता है या प्रोसेस के क्रम से होके जाता है। ठीक है, तो ये 4 में से, ठीक है, 4 में से तो 1, 3 और 4 सही था। ठीक है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट के रूप में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, और ये जो मेंस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेंस में बिल्कुल सीधे सीधे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अधिकतम पूछा जाएगा तो भारत का के संदर्भ में इसको प्रासंगिकता पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन जो प्रश्नों की प्रवृत्ति, इसको ध्यान में रखते हुए इसको अपने तैयारी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।